हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन के बारे में, जो कि आपके पास अभी आपको पता है कि 10 तारीख को आपका एग्जाम है PHU-BSc मैथ का, और उसमें लगभग आपके पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। तो उन लास्ट 2 डेज में आपको क्या करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, जो कि अक्सर आप लोगों से हो जाती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास चूँकि लास्ट 2 डेज़ बचे हुए हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है? और उन क्वेश्चंस को किस सब्जेक्ट को कहाँ से सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए फिज़िक्स में आप जितने भी लगभग मेडिकल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि वहाँ से सॉल्व करिए। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकते हैं कि आपके वहाँ से नहीं आएँगे, थोड़े टफ आएँगे, लेकिन चूँकि आपको फोकस ये करना है कि चूँकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, जहाँ से आपके पास पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर आपके पास मेडिकल एग्ज़ाम्स में जो फिज़िक्स के आए हुए होते हैं क्वेश्चंस, वो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम में एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादातर आप कोशिश ये करिए कि जेईई मेंस लेवल का जो भी एग्जाम होता है, उस लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है, केमिस्ट्री को लेकर के। और मैथमेटिक्स में आप जितने ओल्ड आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप लगभग जेईई मेंस के लेवल के जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनसे सॉल्व कर लीजिए। और आप अगर बेस्ट ट्राई ये करिए कि अगर आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक ऑब्जेक्टिव जो होती है, आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव जो आती है मैथमेटिक्स के लिए, आप कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास वो अवेलेबल हो जाए तो वो बेस्ट है। इन दोनों की जगह तब आप डायरेक्ट इसी से लगा लीजिए क्वेश्चन। लेकिन जिन लोग पास ये अवेलेबल नहीं है, वो लोग चाहें तो ऑनलाइन ओल्ड आईआईटी के जो भी आए हुए क्वेश्चंस, वो और जेईई मेंस के जो भी लेवल के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, उसको आप अपने जिस भी डिवाइस में चाहें डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल हो जाती है, तो आप ज़्यादातर उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब वो चाहे उसके एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज हो, जो भी हो, ठीक है, वो आप सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है उसका, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब देखिए, आप जब एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, क्योंकि आपका परसों एग्जाम है, ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि एडमिट कार्ड पर आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है, चिपकानी है, जो कि आपकी सेम होगी जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है। और एडमिट कार्ड लेकर के जब आप सेंटर पे जाएंगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड और साथ में अपने एक मास्क लेकर के जाना है। ये आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एक मास्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है। तो इस वजह से आपको मास्क और अपना एक आधार कार्ड लेकर के आपको जाना होगा ओरिजिनल में, और एडमिट कार्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी है सेंटर पर। और पेन वगैरह तो जो आपको पता है कि लेकर के जाना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास जो मोड है एग्जामिनेशन के, वो देखिए बेसिकली 2 हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, वो एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है, ठीक है। तो देखिए, ऑफलाइन वालों को तो कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर कुछ एग्जाम्स दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, तो आपको वहाँ पर OMR भरना बताया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स बहुत से बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं बस इतना ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे हमारे ग्रुप से और मेरे चैनल पे भी, कि सर ऑनलाइन एग्जाम में अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये सब सारी बातें पूछी जा रही थी। तो देखिए, एक बात आप याद रख लीजिए कि जब भी आप वहाँ पर जाएंगे और आपको जो भी अलॉटमेंट होगा, तो उस कंप्यूटर पर आपकी यूज़र आईडी
पड़ी रहेगी, ठीक है। आपको यूज़र आईडी वगैरह कुछ पुट नहीं करनी है, अगर हो गई भी तो आपको बताएंगे कि आपकी यूज़र आईडी क्या है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पे ही जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आपकी यूज़र आईडी ही बनेगी, ठीक है। ज़्यादातर केस में आपका रोल नंबर ही होता है यूज़र आईडी, तो जो भी होगा वो आपकी यूज़र आईडी होगी पड़ेगी। पासवर्ड को लेकर के आपके मन में जो डाउट आ रहा था कि मैं भूल गया हूँ तो क्या होगा ये सब, तो देखिए पासवर्ड मोस्ट ऑफ द जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाते हैं उनमें आपका पासवर्ड जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी वही आपका उसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड होता है, तो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो क्या होगा, ये जो सारी बातें होती है आपको उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड होगा, आप उसको डालेंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन का तो बात हो गया, अब सवाल ये आता है कि हमको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आपके पास पूरी नॉलेज हो पर आपके पास सही तरीका भी होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है 3 अलग अलग लेवल पे, और उन तीनों लेवल का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो आप आसानी से क्रैक कर लीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर 3 स्टेप्स में सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 आ जाता है, स्टेप फर्स्ट। आपको सबसे पहले तो देखिए ध्यान ये रखना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि OMR वाले केस में जो कि ऑफलाइन होता है पहले सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में जो आपका OMR शीट होता है वो भरना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा कभी मत करिएगा। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है उसको तुरंत OMR शीट में फिल करते जाइएगा, क्योंकि आपके पास बहुत दफ़ा ये होता है कि लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है, आप क्वेश्चन तो पूरा आपका सॉल्व हो गया था लेकिन आप OMR नहीं भर पाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आप OMR को भी करस्पॉन्डिंगली भरते जाइएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपको चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि मार्क क्वेश्चंस ऑफ 100% श्योरिटी। मतलब कि आपका चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करना है जिन पर आप 100% श्योर हो कि मेरा ये आंसर एकदम सही है, इसको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ ये मुझे 100% श्योर आ रहा है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस डाउट में आ जा रहे हैं कि इसका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे मार्क और रिव्यू क्वेश्चन। मतलब कि आपको जिस क्वेश्चन को लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को अगर दोबारा देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, देखिए पहले आपको एक ही क्वेश्चन पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है श्योरली कम टाइम में आ रहा है, सॉल्व करिए आगे बढ़िए, जो नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम मत वेस्ट करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वो क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे हो जाएगा, तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, कि आपको दोबारा देखना है। और अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को जिस भी तरीके से हो सके मार्क कर दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखना है, ठीक है, पहली चीज़। अब जब आपका पूरा 100% एक बारी में पूरा सॉल्व हो जाता है तब तो आप दोबारा उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए जिसको आपने रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उनको सॉल्व करना है। तीसरा, स्टेप 3, सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए बेसिकली 3 स्टेप है। तो बहुत दफ़ा होता है क्या है कि आप तीसरे स्टेप पे नहीं आ पाते, आपके पास टाइम ही कम पड़ता है, जो आप रिव्यू के लिए मार्क किए रहते हैं वही सॉल्व करने में आपका टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनके पास रिव्यू वाले जो भी है क्वेश्चन वो सॉल्व हो गए नहीं हो गए, जो भी हुआ फिक्स हो गया, तो आप क्या करेंगे कि जो भी डिफिकल्ट है क्वेश्चन आपको देखने में लगा कि नहीं हो पाएगा, आप एक बार उनको भी देख लीजिए। हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी रही हो कि आपके दिमाग में उस समय ना आई और बाद में आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम आप हर इस स्टेप के गैप में करेंगे, आपका स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 के बाद, ठीक है, आपको गैप में काम ही काम करना है
कि जब भी आप 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन मार्क कर लिए, देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये केवल उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मतलब मेरा किसी तरीके से हो जाए, मतलब कि बस वो ये चाहते हैं कि मुझे भले से कोई भी ग्रुप मिल जाए लेकिन मेरा BHU में एडमिशन हो जाए। तो मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका 3 से 4 मिनट लगेगा। आप क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में आप करेंगे काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको इन दोनों स्टेप्स के बीच में काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हुए, ठीक है, वो आपको काउंट करने हैं। अब उसके बाद जब अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से वो कर लिए, फिर आ गए इस स्टेज पे, अब आपको अगेन काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आपको 2 चीज करनी है हर एक स्टेप के गैप में। अब कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे या कितने मार्क्स हमारे सही हो जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ हर एक कैटेगरी वाइज, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वैसे फीमेल का थोड़ा डाउन ही रहता है क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, FMC मेन कैंपस होता है, दूसरा MMB होता है महिला महाविद्यालय, वहाँ पर केवल गर्ल्स का एडमिशन मिलता है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाता है। तो देखिए यदि आप मार्क्स वाइज में बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है, क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है तो +3, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो -1। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको -1 लिखा रहता है लेकिन एक्चुअल में -4 होता है, क्योंकि आप अटेम्प्ट किए तो जो 3 आपका सही होना था वो भी नहीं हुआ, प्लस आपका जो मार्क्स आए थे उसमें से भी आपका 1 नंबर घट गया। तो ओवरऑल वो देखा जाए तो अगर आप टोटल नंबर कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं अगर उसको काउंट करते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 नंबर आपके घटते हैं। पहला तो जो सही होने का गया वो, और दूसरा 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी पे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी बता दे रहा हूँ। देखिए कोशिश ये करिएगा कि जो मैं रेंज बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही है, लेकिन मैं आपको एक रेंज बता दे रहा हूँ कि जिसके आसपास ऑन एन एवरेज हर साल एडमिशन हो जाते हैं। यदि आप कैटेगरी में जनरल आते हैं और आपके अगर 190 से 200 मार्क्स के बीच में आ जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये करूँगा कि अगर आपका पहले स्टेज पर ही ऐसा आ जा रहा है, ठीक है, तो दूसरे स्टेज पर केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए जिनके लिए आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ ये चीज़ अब एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, तभी आप करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप केवल इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ इस रेंज से डाउन अगर गया, मतलब 190 से 200, 190 से अगर आपका नीचे गया तो फिर आपके चांसेस थोड़े हार्ड हो जाते हैं कि आपका एडमिशन हो पाए, या अगर होगा भी तो पेड सीट पर होता है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आपका इस रेंज में आ जा रहा है 100% श्योरिटी वाले स्टेप के बाद ही, तो अगर आपको श्योरिटी पानी है कि मेरा एडमिशन हो जाए तो आप इसी स्टेज पर आकर के रुक जाएंगे। हाँ, ग्रुप आपको आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हो सकता है वो ना मिले, लेकिन कोई ना कोई ग्रुप आपको पक्का मिल जाएगा नॉर्मल सीट पे, ठीक है। ओबीसी वालों की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आपका 175 से लेकर के या 175 प्लस करें, यहाँ पर मैं आपको 190 प्लस ही कर दे रहा हूँ, अगर आपका 190 प्लस आता है, ठीक है, तो और ओबीसी के केस में अगर आपका 175 प्लस आ रहा है तो भी आप यही करेंगे कि 100% श्योरिटी के बाद वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश यही करिएगा कि आपको अगर एडमिशन अपना श्योर चाहिए तो आप इसके बाद अगर इतने नंबर्स तक आपके आ जा रहे हैं तो फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करिए, क्योंकि गलत होने के अगर चांसेस बढ़ेंगे तो आपका फिर यहाँ से नंबर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके एडमिशन होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो अगर आपका 150 प्लस मार्क्स आ जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप उस स्टेज के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ सकते हैं। अगर आपको श्योरिटी चाहिए, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, वो चाहिए, तो आप बिल्कुल सॉल्व करिए, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो आपके वहाँ से नंबर कम हो सकते हैं और आपकी रैंक बाहर भाग सकती है, जिससे आपका एडमिशन हो सकता है कि न हो। उसके बाद अगर एसटी वालों की मैं बात करूँ तो आपका ये लगभग 135 प्लस के अराउंड अगर रहते हैं तो इनका जनरली एडमिशन जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। अगर 135 प्लस है और आपका अगर इतना आ जा रहा है, एसटी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्टेज के बाद रुक सकते हैं कि अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक है। अब अगर ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें, चूँकि एक नई
कैटेगरी आ गई है EWS भी। तो देखिए EWS वालों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यदि 190 प्लस इसमें आ रहा है तो जनरल और EWS का लगभग कट ऑफ सेम ही रहता है, 1-2 नंबर का फर्क रहता है। वो उतना श्योर नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट बता दे कि हाँ EWS का कट ऑफ इतना जगह, वो जनरल के ही रेंज का रहता है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर प्लस माइनस रहता है। ज़्यादा फर्क जनरल, OBC, SC और ST के रैंक्स में नंबर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका लगभग इतना वेरी करता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले मतलब कि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर आ गया तो कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मतलब कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप कोशिश ये किया करिए कि आप एग्जाम में केमिस्ट्री के पार्ट को टच करिए। उसका रीज़न केवल इतना होता है कि केमिस्ट्री में थ्योरी ज़्यादा होती है या मतलब कि रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह ये जो सारी चीज़ें होती है आपको बतानी होती है, तो इसमें न्यूमेरिकल कम होता है, आपका टाइम कम कंज्यूम होता है और क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद आपको फिजिक्स में आना है। फिजिक्स में आप जो भी थ्योरी वाले पार्ट है उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत आपको लग रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैथमेटिक्स में एंटर कर जाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स इसलिए लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में थ्योरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सारा का सारा न्यूमेरिकल ही होता है, ठीक है। तो आप जब भी पेन पेपर यूज़ करेंगे लिखेंगे तो आपका वहाँ पर टाइम तो जाएगा ही, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाले पार्ट से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी वाले पार्ट से कवर अप हो जाएं, ताकि आपके पास मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा टाइम बचे आप उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स डायरेक्ट वो करेंगे पहला अटेम्प्ट तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम कम बचता है और उसमें आपका नुकसान होता है। तो आप ट्राई यही करेंगे कि सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत दफ़ा क्या होता है कि मैथमेटिक्स के केस में मैं केवल आपको यहाँ बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से क्रॉस चेक किए जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे ग्रुप में बहुत से बच्चों ने और कमेंट में भी बहुत से बच्चों ने लिखा था कि सर क्रॉस चेक ऑप्शन से कैसे होता है, उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मैथमेटिक्स में हम ऑप्शन से क्रॉस चेक हैं कर सकते हैं, ज़्यादातर हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हम क्रॉस चेक हैं कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये ऑप्शन से क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं। उसमें पहला आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको जब भी किसी भी चीज़ का इंडेफिनिट आपको दिया रहता है इंटीग्रेशन, तो उसमें आप क्या करेंगे कि ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके क्रॉस चेक हैं कर सकते हैं कि किसका हमारा डिफ्रेंशिएशन, हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, ठीक है। अब बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपके पास इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस साइन 2x, तो आपके पास जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको करना क्या होगा अभी इस केस में कि क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका जो होता है ये रूट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर था, तो उसको आप बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद आप जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस फॉर्म से अगर ये देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, आपको बेसिकली इस फॉर्म में लाने के बाद ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कर्व की इक्वेशन होती है या लाइन का इक्वेशन होती है कि इससे एक पॉइंट से पास कर रही होती है, ठीक है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि हम ऑप्शन में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को रख करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा इक्वेशन जो है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये चेक कर लेते हैं। अगर हमें कर्व का इक्वेशन पूछा होता है या लाइन का इक्वेशन पूछा होता है तो हम ये करते हैं। अब देखिए लाइन के केस में तो हमारा ठीक है, लेकिन अगर किसी एक कर्व के लिए अगर हम टेंजेंट की बात करें और नॉर्मल की बात करें तो आपको पता है कि एक ही पॉइंट से कर्व के लिए हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग।
तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा रहता है और आप पॉइंट उठाते हैं, रखते हैं और चेक करते हैं, जो होता है वो पहले आपको जो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 2 3 से आप वो करेंगे स्टार्ट, तो जो आपको पहले मिल गया आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना होता है क्योंकि टेंजेंट और जो आपका नॉर्मल होता है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा वो टेंजेंट को और नॉर्मल को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप जो टिक किए, जरूरी नहीं कि वो आपका टेंजेंट का एक इक्वेशन हो, वो हो सकता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब भी आपके पास ऐसा हो तो आप ये चेक करेंगे कि पहले वो मोर देन वन अलायंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक पर अगर आ गया तो रुकेंगे नहीं, चारों ऑप्शन चेक करेंगे। यदि चारों में से किसी एक पर आ रहा है, बाकी 3 पे नहीं आ रहा है, तो आपका फिक्स है कि वही हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 1 पर आपका वो ऑप्शन आ जा रहा है कि आपका वो पॉइंट जो है वो मोर देन 1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि किस में इसका स्लोप जो है वो सेम आ रहा है। अगर आपका कर्व का dy बाई dx निकालते हैं, ठीक है, कर्व का आप dy बाई dx निकालते हैं एट x1 y1, ये निकालते हैं, तब आप ये देखेंगे कि आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसका स्लोप और जो कर्व पे आप x1 y1 जो पॉइंट है उस पर स्लोप निकालते हैं, तो किसकी वैल्यू सेम आती है वही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास सीरीज का केस आ जाता है बहुत दफा कि मान लीजिए आपके पास n1 प्लस n2 प्लस n3 इस तरीके से आप करके सीरीज दी हुई रहती है। तो आपको पूछता है कि हमारे पास प्लस डॉट डॉट, आपको पास इसका सम पूछता है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला दिया रहता है ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, देखिए n इज इक्वल टू 1 2 और 3 पर चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 3 पर बेसिकली आप चेक करेंगे। यदि आपका ये 3 पर कोई एक ऑप्शन आ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 1 पर आपका मोर देन 1 ऑप्शन आ जाए, 2 पर भी हो सकता है कि मोर देन 1 आ जाए, लेकिन आप 1 2 3 तीनों पर अगर चेक करेंगे तो आपका ऐसा नहीं होगा कि मोर देन 1 आएगा, वो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन आएगा, वही आपका सही होगा। ये देखिए बेसिकली जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI पर बेस्ड होता है, जहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं, k के लिए ट्रू मान लेते हैं और k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। क्योंकि हम जो k के लिए ट्रू मानते हैं वो k हमारा या तो सम या तो विषम दोनों हो सकता है। तो k प्लस 1 हमारा अगर k सम है तो k प्लस 1 विषम, और अगर k विषम है तो k प्लस 1 सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेंगे, अगर है तो अगर k को हम 2 मान लेते हैं तो k प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो अगर k के लिए हमारे पास 2 आ गया और 3 के लिए भी 2 आ गया तो हम मान लेंगे कि हमारे पास वही हो जाएगा। तो ज्यादातर आप क्या करेंगे कि जब भी आपके पास सीरीज का सम पूछता है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मत जाइए, आप सीधे ऑप्शन में n इक्वल टू 1 2 3 रख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप वहां पर आपको ये दिया हुआ कि n इक्वल टू 1 2 से स्टार्ट है तो 2 3 4 रख करके आप चेक कर लीजिए, या 2 3 रख के आप चेक कर लीजिए, आपको जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस टेन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। इस तरह का अगर आपको इक्वेशन दिया और आपसे पूछ रहा है कि आपके मान लीजिए ये वैल्यू 5/3 के बराबर है, तब आपसे पूछ देगा कि x की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन में से x की वैल्यू जो सबसे ईजी होगी उसको पुट करेंगे, रख करके चेक करते जाएंगे, जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसको आप टिक कर देंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो कि आपके पास अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये होता है कि हमारे पास कॉट इनवर्स x जो होता है वो टेन इनवर्स 1/x होता है, और कॉट इनवर्स x जो होता है यही π/2 माइनस टेन इनवर्स x भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपका साइन में भी कोसेक में भी होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि आप एट ए टाइम इसका और एट ए टाइम इसका दोनों का यूज करेंगे, और आप ध्यान देंगे कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। उसके बाद आपका मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला आ गया। तो मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट निकालना है आपको, तो जो भी आपको कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन लाने के बाद आप उसकी वैल्यू निकालने से अच्छा है कि आप उसको ऑप्शन में रख करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी वैल्यू पर वो वैल्यू जो आपकी कंडीशन दी हुई है वो आपको सेटिस्फाई कर रहे है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और जब भी आप ऑप्शन चेक किया करिए तो ध्यान ये दिया करिए कि हमेशा इजी ऑप्शन से स्टार्ट किया करिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका ज़्यादातर यही होता है कि आपके पास जो ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको लास्ट 2 डेज़ में आपको क्या पढ़ाई करनी वो बताया, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।